हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 एस्पिरेंट में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो इसमें हम लोग केवल जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, एक महान शासक थे, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं मौर्य जो साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बारे में डिटेल से यहाँ पे जितनी जानकारी हो सकेगी आपको उतनी जानकारी दूंगा, जिससे कि आपकी परीक्षा में जो भी पूछे जाते हैं आप उसके क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाए। तो इसमें मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चन के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी देने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को भी बताने वाला हूँ किस तरीके से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहे। स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से सेशन का। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, सबसे पहले यार अगर हम लोग को प्राचीन भारत को पढ़ना है, ठीक है, या फिर हम लोग को इतिहास पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या जानना पड़ता है, स्रोत को जानना पड़ता है कि कौन कौन से स्रोत हैं जो कि इस विषय में हमको जानकारी मिलती है। जैसे कि हम मौर्य काल में जानकारी मौर्य काल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कौन से स्रोत है जिनकी बदौलत हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आपको मिल जाएगा, यदि आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा इतिहास को पढ़ने के स्रोत में यदि आप देखेंगे तो साहित्यिक स्रोत हो जाता है, फिर विदेशी विवरण हो जाता है, फिर उसके बाद अभिलेखी विवरण हो जाता है जिसको हम लोग पुरातात्विक बोलते हैं, जैसे कि सिक्कों का अध्ययन हो जाता है। इस तरीके से बहुत सारी जो होती है ये प्राचीन भारत को जानने का एक साधन होता है। तो इस तरीके से आप प्राचीन भारत को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्रोत की यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे स्रोत सबसे पहले हम लोग देखेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में, मतलब कि जो किसी व्यक्ति द्वारा हाथ से लिखा गया होता है, ठीक है, उसे हम लोग साहित्यिक स्रोत में लेते हैं, ठीक है, स्रोत बोलते हैं उसको। ये क्या है, साहित्यिक स्रोत है। सबसे पहले हम लोग इसी की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अर्थशास्त्र दिया गया है, ठीक है, अर्थशास्त्र। तो ये अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य ने इसकी रचना की थी। तो कौटिल्य को एक नाम से हम और जानते हैं जिनका नाम है चाणक्य, ठीक है दोस्तों, इनका नाम क्या है, चाणक्य। कौटिल्य का एक और नाम है चाणक्य, ठीक है। इन्होंने ही इस जो अर्थशास्त्र है इसको संस्कृत भाषा में लिखा था, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो अर्थशास्त्र है इसका मतलब इकोनॉमिक इसका बिल्कुल ही ये इसका नहीं है अर्थ। इसमें जो केंद्र में जो भी राजनीतिक विषय थे उसके विषय में ये लिखा गया है अर्थशास्त्र, ठीक है, ये राजनीतिक विषय पर लिखा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो इसकी रचना किसने की थी, कौटिल्य ने किया था, चाणक्य ने किया था। तो अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिरकार चाणक्य कौन था। तो चाणक्य जो था, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से, ठीक है, मौर्य वंश के एक संस्थापक था घनानंद, उसी को क्या कर दिया, उसका अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है, और उसमें उसकी सहायता किसने की थी, तो कौटिल्य ने या फिर चाणक्य ने किया था। अब ये जो चाणक्य थे ये उसी जो साम्राज्य, ठीक है, उन्हीं के चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो इस तरीके से कहानी स्टार्ट होती है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र की यदि हम लोग बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में टोटल 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है, और इसमें लगभग 4000 श्लोक दिए गए हैं, ठीक है। इस तरीके से 4000 श्लोक इसमें दिए गए हैं। अब दूसरा जो यहाँ पे साहित्यिक स्रोत है उसके बारे में बात करेंगे तो इसका नाम क्या है, इंडिका। इसका नाम क्या है, इंडिका नाम है। ये जो इंडिका है ये मेगस्थनीज द्वारा यूनानी भाषा में लिखा गया है। अब दोस्तों बात यहाँ पे आती है, ये जो मेगस्थनीज है ये कहाँ का था, तो ये यूनान का था, इसीलिए इसने किस में लिखा था, यूनान भाषा में पूरा लिखा था, ठीक है। इंडिका किसने लिखा था, मेगस्थनीज से। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिका है। क्या है, इंडिका है, ठीक है, क्या नाम है, इंडिका है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। तो जो उनकी इंडिका जो पुस्तक थी यूनानी, ठीक है, यूनानी जो पुस्तक थी, तो वो जब यूनान में गया तो वहाँ के बहुत से लेखकों जैसे कि स्ट्रेबो, एरियन, प्लूटार्क, प्लिनी, ये सभी ने इंडिका के अंशों के आधार पर कुछ ग्रंथ लिख दिए थे, ठीक है। इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे अपने, मतलब कि जो भी इंडिका पुस्तक में लिखा गया था उसी के आधार पर कुछ ग्रंथ इन सभी लेखकों ने लिख दिए थे, ठीक है, इन सभी लेखकों ने लिख दिए थे। आगे इंडिका की एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो इंडिका के इन महत्वपूर्ण अंशों को हर जगह एकत्रित करके सावन बेक ने एक नई इंडिका का संकलन किया। मतलब एक पुरानी इंडिका थी जिसको कि मेगस्थनीज ने लिखा था, उसके बाद सावन बेक ने इन सभी को एकत्रित किया, जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे जो कि इंडिका के अंशों के आधार पर बनाए गए थे, उसको एकत्रित करके सावन बेक ने एक नई इंडिका की स्थापना की, एक नई इंडिका की संकलन किया था।
फिर नेक्स्ट जो दूसरा वाला यहाँ पे पॉइंट आता है कि मौर्यकाल को जानने के और क्या स्रोत है, तो जैसा कि हमने आपको बताया था पुरातात्विक स्रोत। तो यदि आप मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी जानकारी आपको अभिलेखों से मिलने वाली है। तो इसमें आपको अशोक के अभिलेख मिल सकते हैं और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख मिल सकते हैं। इस तरीके से आपको इन अशोक के अभिलेख और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से आपको अच्छी खासी जानकारी मौर्य काल के बारे में हो सकती है। आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, एक महान सम्राट थे, उनके बारे में बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करते हैं। तो ये बहुत ही महान साधक थे। तो अब इनके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये प्रथम संस्थापक थे। कहाँ के? तो मौर्य साम्राज्य के जो प्रथम संस्थापक थे, इनका नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य इनका नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल आता है ये 322 से 298 ईसा पूर्व तक आता है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि ईसा पूर्व जो होता है ये आगे से पीछे की तरफ चलता है, और जो जो ईसवी होता है ये आगे से कहाँ चलता है और आगे बढ़ता चला जाता है, इस तरीके से चलता है। फिर हम लोग बात करेंगे इसमें सेकेंड पॉइंट की तरफ। तो सेकेंड पॉइंट में चंद्रगुप्त के पिता कहाँ के थे? मौर्य वंश के क्या थे? सरदार थे। ठीक है, मौर्य वंश के क्या थे? सरदार थे, जो कि एक क्षत्रियों का सरदार था। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि बहुत सारे ग्रंथ थे, जैसे कि मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर है, इसमें ये सभी क्या है, और बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ थे जिसमें कि मौर्यों को क्या बताया गया है? शूद्र बताया गया है। ठीक है, मौर्यों को शूद्र बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है कि किसने किसको शूद्र बोला, कौन ब्राह्मण ग्रंथ में या फिर जैन ग्रंथ में उसको क्या बोला गया था? शूद्र बोला गया था या फिर क्या बोला गया था? ये ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। ठीक है, तो बस हम लोग इसको जान लेते हैं। तो विभिन्न सारे जैसे कि जैन ग्रंथ थे या फिर जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, ये सभी क्या मानते थे? शूद्र मानते थे, या फिर उसको क्या मानते थे? क्षत्रिय मानते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो पुराण थे, ठीक है, पुराण में नंदों के शूद्र मानते हैं। पुराण में जो शूद्र नंद थे उनको क्या मानते थे? शूद्र मानते थे। जो कि इसके पहले जो था पुराण, ठीक है, उनमें उनको क्या नंदों को क्या मानते थे? शूद्र मानते थे। तथा चंद्रगुप्त मौर्य को नंद की पत्नी मूरा से उत्पन्न बताते हैं। ठीक है, जो नंद थे एक, ठीक है, नंद की एक पत्नी थी जिसका नाम क्या था? मूरा था। क्या था? मूरा नाम था उनका। ठीक है, अब इन्हीं पत्नी के पेट से उत्पन्न हुआ था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य हुआ था। तो इसी के आधार पे उनको क्या माना जाता है? शूद्र माना जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे बताया गया? तो पुराण में बताया गया है। कहाँ पे बताया गया? पुराण में बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये कैसे थे? शूद्र थे। तो पहले जाति भेदभाव को लेकर बहुत वहाँ पे मतलब कि एक वाद विवाद चलता था, इसीलिए ये सब लिखा गया है। ठीक है, आज के टाइम पे तो इतना जाति का विवाद नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आगे चलते हैं। तो एक यूनानी लेखक थे। ठीक है, एक यूनानी लेखक थे जिनका नाम है जस्टिन। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल से उत्पन्न बताया है। स्पूनर ने इसे क्या माना है? पारसी माना था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को स्पूनर ने क्या बताया? पारसी बताया। और यूनानी जो लेखक जस्टिन थे, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया? निम्न कुल से उत्पन्न बताया था। और रोमिला थापर ने मौर्य को वैश्य बताया था। इस तरीके से आप देख सकते हैं विभिन्न जो यहाँ पे इतिहासकार थे वे क्या क्या बता रहे हैं मौर्य को लेकर। ठीक है, मौर्य को क्या है यहाँ पे? वैश्य बताया गया था। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पे हम लोग राज्यारोहण के बारे में देखने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनकी राज्यारोहण की तिथि क्या है? तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यारोहण की तिथि कितनी है? 322 ईसा पूर्व मानी गई थी। ठीक है, कितनी? 322 ईसा पूर्व मानी गई थी। 322 ईसा पूर्व इनकी मानी गई थी। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। तो 28 फरवरी 1793 में सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम उपरोक्त नामों का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से किया था। ठीक है, समीकरण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से किया था। अब ये हो गया इनके राज्यारोहण। इनका राज्यारोहण कितने ईसा पूर्व में हुआ था? 322 ईसा पूर्व में इनका राज्यारोहण हुआ था। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। तो इनके साम्राज्य विस्तार के बारे में जानते हैं। तो जैन ग्रंथ में, ठीक है, जैन ग्रंथ प्रशिष्ट पर्वन, एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम प्रशिष्ट पर्वन है। इनके अनुसार कौटिल्य ने भूगर्भ से प्राप्त धन
से चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक सेना का निर्माण किया था। दोस्तों ऐसा बोला जाता है जन ग्रंथ के परिशिष्ट पर्वन में कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेना का निर्माण किया था तो उसके लिए बहुत सारी धन की आवश्यकता पड़ती है सेना को देने के लिए, सेना को भोजन कराने के लिए। तो वो पैसा कहाँ से आता? तो कौटिल्य ने भूगर्भ से प्राप्त धन से उनकी सेना का निर्माण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का निर्माण किया था। इस तरीके से किस में बोला जाता है? जन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में बोला जाता है इस तरीके से। फिर चंद्रगुप्त मौर्य तथा कौटिल्य ने सर्वप्रथम 322 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण कर दिया और वहाँ के गवर्नर फिलिप की हत्या कर दिया था। ठीक है, वहाँ के गवर्नर जो थे फिलिप, उसकी क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था। ठीक है, तो 322 ईस्वी में यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य तथा कौटिल्य ने कहाँ पर आक्रमण किया था? तो कहाँ पे किया था? पंजाब पर आक्रमण किया था और वहाँ पे एक यूनानी गवर्नर था फिलिप, उसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। फिर पंजाब जो था, ये पंजाब विजय ही चंद्रगुप्त मौर्य की प्रथम विजय थी, जिससे उनके अंदर उत्साह आया और फिर वे आगे युद्ध के लिए चल पड़े थे। ठीक है, पंजाब के बाद चंद्रगुप्त मौर्य तथा कौटिल्य ने पुनः 321 बीसी में मगध पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा कौटिल्य ने मगध पर आक्रमण कब किया था? तो 321 ईसा पूर्व में किया था। 321 बीसी में किया था। किस में किया था? बिफोर क्राइस्ट में किया था। ठीक है, 321 बीसी में किया था। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, और मगध को क्या कर लिया था? जीत लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। मगध पर इसी समय अंतिम नंद शासक धनानंद का शासन था। ठीक है, जब उन्होंने 321 में मगध पर आक्रमण किया था उस समय वहाँ का राजा कौन था? तो धनानंद था। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा कि जब मौर्य वंश के मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध पर आक्रमण किया तो वहाँ का शासक कौन था और कितने ईसा पूर्व में किया था? तो धनानंद था वहाँ का अंतिम शासक और 321 ईसा पूर्व था। क्या था? 321 ईसा पूर्व था। फिर जब वे आगे इसी तरह बढ़ते हैं, ठीक है, तो फिर 305 बीसी में, जिसको बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है, तो 305 बीसी में सिकंदर के सेनापति, ठीक है, सीरिया के शासक सेल्यूकस ने सिकंदर द्वारा पूर्व विजित भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। मतलब जो जब सिकंदर यहाँ से चला गया था, ठीक है, जब यहाँ से सिकंदर चला गया था तो उसके बाद उसका जो एक सेनापति था, ठीक है, उसका सेनापति था जो कि सीरिया का शासक भी था, उसको हम लोग सेल्यूकस निकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्यूकस निकेटर बोलते हैं। वो जो सिकंदर जो भारत पर जीता था कुछ राज्यों को, उसको छोड़ के चला गया था, तो सेल्यूकस ने उसको फिर से उस पर आक्रमण कर लिया और उसको अपने कब्जे में कर लिया था। सेल्यूकस ने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था और उसको क्या कर लिया था? अपने कब्जे में कर लिया था। तो बाद में सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य सिंधु नदी के किनारे युद्ध हुआ और जिसमें कि जो सेल्यूकस था ये बुरी तरीके से क्या हो गया था? हार गया था। ठीक है दोस्तों, सेल्यूकस क्या हो गया था? सेल्यूकस हार गया था और चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो गए थे? ये जीत गए थे। गलत का मतलब हार गए थे, सही का मतलब जीत गए थे। तो इस तरीके से सेल्यूकस क्या हो गया था? हार गया था और चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था? यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य और जो ये सेल्यूकस निकेटर था जो कि सीरिया का शासक था और सिकंदर का क्या था? सेनापति था। इन दोनों के मध्य किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था? तो सिंधु नदी के किनारे क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। सिंधु नदी के किनारे युद्ध हुआ था। अब आगे हम लोग देखते हैं, युद्ध में जो था सेल्यूकस निकेटर बुरी तरीके से पराजित होता है, उसे चंद्रगुप्त मौर्य से एक अपमानजनक संधि करनी पड़ती है। मतलब कि जब सेल्यूकस निकेटर हार जाता है तो उसे क्या करनी पड़ती है? संधि करनी पड़ती है। अब उस संधि में जो थी निम्न शर्तें थी, तो उन निम्न शर्तों को हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार वो निम्न शर्तें क्या थी। तो जब सेल्यूकस निकेटर हार गया था तो उसको संधि करनी पड़ी थी। तो उसकी जो एक पुत्री थी जिसको हम लोग हेलेना या फिर कार्नेलिया बोलते हैं, ठीक है, कार्नेलिया बोलते हैं, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। ठीक है, तो उसने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया था? हेलेना या कार्नेलिया जिसको बोलते हैं, उससे चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो गया था। उसके बाद सेल्यूकस ने अपने 4 राज्य, ठीक है, 4 राज्य जिसको काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान,
ये सभी 4 राज्य जो है ये किसको दे दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार के रूप में दिया था। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार के रूप में देने पड़े थे और संधि थी, इसलिए ये 4 राज्य उसको देने थे। अब इसको उस समय में क्या बोला जाता था, परोपनिषदी, आर्कोसिया, कंधार, एरिया, जिड्रोसिया, ये सभी 4 राज्य किसको देने थे, चंद्रगुप्त मौर्य को देने थे। ये संधि में दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ से देखते आगे हम लोग, चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस के मध्य राजनयिक संबंध स्थापित हुए तथा एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के राज्य में दरबार में रहने लगा। तो ये जो एक यूनानी राजदूत था, ठीक है, एक यूनानी राजदूत जैसा कि आज भी राजदूत होते हैं, जैसे कि आप इंग्लैंड में या फिर ऑस्ट्रेलिया में कहीं में भी जाएंगे तो भारत के राजदूत होते हैं। तो इसी तरीके से यूनान का एक राजदूत था जो कि कहाँ पे आया था, इंडिया में आया था। ठीक है, कहाँ पे आया था, इंडिया में वो राजदूत आया था। फिर आगे हम लोग देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु मैसूर में श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर हुई। इससे भी दक्षिणी साम्राज्य विस्तार की जानकारी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में, ठीक है, वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने जो राज है उसको छोड़कर, ठीक है, उसको छोड़कर श्रवण बेलगोला के पर्वतों पर चले जाते हैं, जहाँ पे चंद्रगिरी पर्वत, वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। जो ये वहाँ पे जाते हैं तो इससे पता चलता है कि उनका विस्तार कहाँ पे था, दक्षिण में भी उनका विस्तार था। फिर रुद्रदामन का एक जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इसका देखिए यहाँ पे, यहाँ से दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अब इसको याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में, पहले हम आपको ये पॉइंट बता देते हैं कि ये पॉइंट क्या है। तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के एक गवर्नर था जिसको पुष्यगुप्त वैश्य बोलते हैं, ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, मौर्य वंश के, ठीक है, जो मौर्य के गवर्नर थे पुष्यगुप्त वैश्य जो थे, इन्होंने इसका सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में ही अशोक के गवर्नर तुषाप, ठीक है, अशोक के गवर्नर तुषाप ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। ठीक है, इसका निर्माण पुनः करवाया था। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो सुदर्शन झील था उसका पुनः निर्माण किसने करवाया था। तो अशोक के गवर्नर थे तुषाप, उन्होंने इसका पुनः निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त तथा अशोक दोनों का नाम एक साथ मिलता है। ठीक है, जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, यहाँ से रुद्रदामन और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक दोनों का नाम मिलता है। तो दोस्तों यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा कि अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य इन दोनों का नाम जो है एक साथ किस अभिलेख में आता है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में आता है। आगे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे जैनाचार्य भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो दोस्तों यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि जीवन के अंतिम दिनों में, मतलब कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे किससे प्रभावित होकर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो भद्रबाहु से, ठीक है, किससे, भद्रबाहु से प्रभावित होकर क्या कर लिए थे, ये जैन धर्म को स्वीकार कर लिए थे। अभी हम लोग यहाँ पे अब वो चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम लोग बात करते हैं मौर्य काल के क्वेश्चन के बारे में जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन, सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है, तो ये हो जाएगा मौर्य वंश। कौन सा हो जाएगा, मौर्य वंश। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई। तो देखिए दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की गई थी।
मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? ठीक है, तो 345 ईसा पूर्व में हुआ था। 345 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए आप कितना महान शासक थे, 345 में हुआ और 322 में इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना कर दी। उसके बाद देखिए जो धनानंद को हराने में किसने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी? तो किसने की थी? चाणक्य ने की थी दोस्तों। किसने की थी? चाणक्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जैसा कि हमने बताया आपको कौन था? चाणक्य था। उसके बाद चाणक्य के अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त या कौटिल्य। चाणक्य के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो अर्थशास्त्र लिखी गई है। इस तरीके से दोस्तों आपको मैं शुरुआत में ही बताया था इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, और आप देख भी सकते हैं कैसे इतना अच्छा क्वेश्चन बना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसको भी हमने बताया था आपको, राजनीतिक विषय पर आधारित है। किसकी तुलना मैकियावेली प्रिंस से की जाती है? ठीक है, मतलब कि ये मैकियावेली प्रिंस जो है ये एक मतलब पुस्तक लिखे थे, तो इसी के आधार पर कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था इनकी तुलना इससे की जाती है। अब मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा कौन थी? तो मुद्रा के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये कौन सी मुद्रा थी? पर्ण मुद्रा थी। फिर मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते थे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का किस वंश ने शासन किया? तो मौर्य ने किया था। अंतिम शासक धनानंद को खत्म करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, मौर्य काल की स्थापना की। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र, शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, किसका था? जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर उन्होंने अपने वहाँ पे अंतिम समय बिताया था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? देखिए ऐसा क्वेश्चन बन चुका है, 305 ईसा पूर्व में हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी किसके साथ की? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की। सेल्यूकस था, सेल्यूकस निकेटर, ये कार्नेलिया से इसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह कर देते। सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार कौन से 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दे दिए? तो काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये सभी किसको दे दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। चंद्रगुप्त ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो भद्रबाहु से। ठीक है, इन्हीं से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को ग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन सा था? तो वो कौन था? मेगास्थनीज था, जो कि कहाँ पे रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। फिर हम लोग आगे देखते हैं, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो इंडिका है। ठीक है, कौन सी है? इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन किसने किया? तो एपियानस ने किया था। ठीक है, किसके अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे? तो प्लूटार्क के अनुसार दिए थे। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में हुआ है। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में इनका चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। किस पुस्तक में पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन है? इंडिका में है। किसमें है? इंडिका में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सेशन है यहीं पे समाप्त होता है। तो यहाँ पे टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 23 मिनट। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।